सीआर साहब ने ज्वाइन किया है या नहीं? सर अभी तक नहीं किया उन्होंने ज्वाइन। अच्छा, काइंडली ग्रुप में एक दफा फिर जो आपका क्लास का इसके अलावा कोई ग्रुप है तो उसमें रिमाइंड करवा दें क्लास में आए, ताकि हम शुरू करें। अभी तक सिर्फ 24 बच्चों ने ज्वाइन किया है। ओके सर, मैसेज कर दो।
मेरे ख्याल में हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है जी। लास्ट टाइम क्लास में भी बात हुई थी एल्गोरिथम के ऊपर। एल्गोरिथम्स होते क्या हैं? We first clearly define the problem, think of a possible solution, select the one that we think is the best under the prevailing circumstances, and then apply that solution. If the solution works at desired point, else we go back to step two. मैंने बताया था क्लास में हम बात कर रहे थे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीका, जो स्टेप्स होते हैं, उसको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। मैंने जैसे आपको कहा था कि जी आपको कैंपस से अगर गेट तक जाना है, क्लास से गेट तक जाना है, तो आपने पहले एक सीट से उठना है, क्लास के गेट तक वॉक करना है, उसके बाद राइट मोड़ना है, फिर लेफ्ट मोड़ना है, फिर राइट कितने स्टेप्स लेने हैं तो आप गेट तक पहुंच जाओगे। अब बात ये है कि गेट तक पहुंचने के 2-3 रास्ते हैं, मगर जो बेस्ट कम टाइम में आपको जो पहुंचाता है, आप उस रास्ते पे जाते हो। अगर एट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम आपके पास आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, इट्स फाइन। अगर डिजायर्ड रिजल्ट्स आपके पास नहीं आ रहे होते, तो आप अगेन स्टेप 2 पे जाते हैं, यानी थिंक ऑफ अ पॉसिबल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल के किसी ने कोई सिस्टम के अंदर मैंने रैम चेंज करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन सोचूंगा कि मुझे रैम की टाइप कौन सी लेनी है, रैम कितने जीबी की रैम हो, DDR1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिर मैं रैम चेंज करने के लिए जी मैं सिस्टम खोलूंगा, रैम पुरानी वाली प्लग ऑफ करूंगा, नई वाली लगाऊंगा, और नई वाली अगर फिट नहीं आ रही है तो मैं अगेन स्टेप 2 पे जाऊंगा कि पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ, कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये पहला सॉल्यूशन मेरा फेल हुआ है, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन मेरा क्या आना चाहिए। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। It is quite common to first solve a problem for a particular place, then for another and possible for another one, and watch for the pattern and trends that emerge, and to use the knowledge from those patterns and trends in the upcoming with a in coming up with a general solution. तो नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग का ट्रेंड ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर केस के लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के लिए और फिर नेक्स्ट के लिए आपके पास जो पैटर्न्स आ रहे होते हैं, उन पैटर्न से आप एक जेनेरिक सोल्यूशन की तरफ आ रहे होते हो। जेनेरिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो हर केस पे आप अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह हम लोगों को एक बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करनी है, तो पहले हम एक 2 की करते हैं, फिर यानी 2 बिट नंबर लेके हम लोग करते हैं, फिर हम 3 बिट की करते हैं, फिर हम 4 बिट की करते हैं। जो इसमें जो आपके पास प्रोसीजर आ रहा होता है, फर्स्ट के लिए, सेकंड केस के लिए, थर्ड केस के लिए, हम इन पैटर्न्स को देखते हैं। इन पैटर्न्स को देखते हुए हम एक जेनेरिक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। जेनेरिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि हर केस पे आप अप्लाई कर सकते हो। If it helps if we have experienced that problem or similar ones before, अगर आप कभी इससे पहले उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होते हो, तो ये आपको और ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जनरली देयर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व्स अप कम्स अप विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन मोर देन ऑफन देन नॉट, और द प्रोसेस दैट कैन यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज एल्गोरिथम। सबसे पहले बात तो हम ये देख लेते हैं कि वो प्रोसेस जो कि हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, उनको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हमें उस सॉल्यूशन को पिक करना होता है जो मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड होता है, हमें जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे। ये जरूरी नहीं है कि जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे वही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होता है। हमें सिंपलिसिटी को भी देखना होता है कि कौन सा सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। जिस तरह मुझे एक पॉइंट पे पहुंचना है,
यहाँ से अगर मैं पेन, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है। मुझे इस तक पहुंचने का एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। ये 3 रास्ते हैं, 1, 2 और 3। मैं तीनों रास्तों से पहुंच रहा हूँ, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा हूँ, मगर मेरे पास जो सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे है वो ये है 2। इस वक्त 2 हमें बहुत सिंपल रास्ता है। इन केस के अगर 2 कोई ऐसा रास्ता हो जिसके बीच में दीवारें हैं या बीच में दरिया है जिसको पार करना मुश्किल है, तो फिर आप सिंपल सोल्यूशन की तरफ जाओगे कि कौन सा ऐसा रास्ता है जो मेरे लिए इजीली मैं अपने सोल्यूशन तक पहुंचूं। ठीक है, तो हम उस सोल्यूशन को ज्यादा बेहतर प्रेफर करते हैं जो आपको इजीली अपने सोल्यूशन की तरफ पहुंचाए। ऐसे एल्गोरिथम को हम ज्यादा बेहतर समझ जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्गोरिथम की एग्जांपल्स हैं, एडिशन है, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी है, द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एन एग, द प्रोसेस ऑफ मेलिंग अ लेटर, सॉर्टिंग, सर्चिंग। एडिशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सारी चीजें तो हम कोडिंग में भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल एडिशन की अगर हम सिंपल 2 नंबर लेने हैं, कोई भी 2 नंबर है, जिस तरह 1+2 करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लाइंस लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम 1 लाइन लगाएंगे। हम इन तीनों को काउंट करें तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है 3। ठीक है, इसी तरह 3+4 करते हैं तो हमारे पास यहाँ 1, 2, 3 लाइन्स है, यहाँ पे 4 लाइन्स है। इन सारों को इकट्ठा काउंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, 5, 6, 7। ये एडिशन का एक तरीका है, प्रोसेस है। इसी तरह डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमने देखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एन एग, पहले आपको एग लेना है, फिर पानी लेना है, उसको पानी में एग डाल के उसको बॉईल करना है, 5 मिनट तक बॉईल करना है, उसके बाद उसको निकाल के कर लेना है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। यार काइंडली अपने माइक्स जो है वो म्यूट रखें। उसका अपना माइक म्यूट रखें। ओके। चल, इसी तरह प्रोसेस ऑफ मेलिंग अ लेटर, आपने पहले लेटर लिखा, उसको फोल्ड करके उसमें एनवेलप में डाला, एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखा, उसके बाद आप गए और आपने पोस्ट ऑफिस में वो ड्रॉप कर दिया। तो ये सारा एक प्रोसेस है। इन प्रोसेस को हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं, और हम वो एल्गोरिथम प्रेफर करते हैं जो हमारे पास सिंपल हो और सिंपल सोल्यूशन दे रहा हो, और हम टाइमली सोल्यूशन हो। ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसपे हम एक एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। थोड़ी देर तक हम वो देखते हैं। For example, let us down algorithm for a problem that is familiar to us for converting a decimal number into binary. पहले हमने एक स्पेसिफिक केस लिया जी, 75 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और रिमाइंडर को हम साइड पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन को हम दरमियान में लिख रहे हैं। क्वेश्चन को हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, उसको हम साइड पे लिख रहे हैं। इस तरह करते करते आखिर में जब हमारे पास एक 1 आया है, उसको हमने बैकवर्ड अपवर्ड लिख दिया या बैकवर्ड लिखा, तो आपके पास एक बाइनरी नंबर आ रहा है। अगर इसी को मैं वर्डिंग में लिखूं तो मेरे पास ये एल्गोरिथम है। सॉर्टिंग अभी नहीं, सॉर्टिंग हम जब करेंगे तो सॉर्टिंग की कोई 10-12 स्लाइड्स हैं, उसको हम आराम से देखेंगे। अभी सिर्फ इस चीज को देखें जो हम कर रहे हैं। राइट द डेसिमल नंबर, सबसे पहले हमने डेसिमल नंबर लिखा 75। ठीक है, डिवाइड बाय 2,
इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 37 आ गया। 37 के बाद क्वोशंट हमने राइट किया और रिमाइंडर हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस। स्टेप 2 ऑन द क्वोशंट साइड और हमने रिमाइंडर लिख दिए। राइट ऑल रिमाइंडर डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर, लास्ट रिमाइंडर फर्स्ट टू फॉर्म। एक मिनट, इसको क्वोशंट अंटिल क्वोशंट बिकम जीरो। क्वोशंट जब तक जीरो नहीं आता तब तक हमने सारा करते गए। उसके बाद हमने राइट all remainder digits in reverse order, last remainder first to form the final result। उसके बाद हमने लास्ट से अपवर्ड लिख दिया ताकि हमारे पास रिजल्ट आ जाए। अब ये स्टेप्स जो हैं 4 स्टेप्स हैं, ये एल्गोरिथम है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का। ठीक है, हम जनरली आप लोगों ने ये पहले किया हुआ है तो आप लोगों को इसमें एक्सपीरियंस्ड यूजर हो। एक्सपीरियंस यूजर के लिए ये काम करने थोड़े इजी होते हैं, यानी कि आपका पहले से आपको नॉलेज होता है तो उसको राइट डाउन करना इजी रहता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई एल्गोरिथम लिख रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करते हैं, सेकंड के लिए करेंगे, थर्ड के लिए करेंगे, फिर जो जेनेरिक एक वे बन रहा होगा हम उस जेनेरिक वे पे करेंगे ताकि कोई भी नंबर हो हम उसको सॉल्व कर सकें। पॉइंट टू नोट, द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ सिंपल स्टेप्स। रिपीटेड डिवीजन है, ठीक है, रिपीटेड स्टेप्स हैं। ऑल स्टेप्स आर अनएम्बिगुअस क्लियरली डिफाइंड। अनएम्बिगुअस कहते हैं जो क्लियरली साफ डिफाइंड हो, जिसमें कोई शक ना हो, जिसमें कोई शक नहीं है। सारे स्टेप्स ऐसे डिफाइन हुए हैं इनके, यानी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ ना आ रही हो। वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दोज स्टेप्स। हम ये सारे स्टेप्स इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इन स्टेप्स को करने का नॉलेज है। ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन। हम हर एक चीज को एल्गोरिथम में बहुत बारीकी से डिफाइन नहीं करते हैं। हम लोगों को जो लिमिटेड स्टेप्स हैं जिनके बगैर आपका ये सोल्यूशन नहीं निकल सकता, हम वो ही स्टेप्स डिफाइन करते हैं। Once all those steps are taken according to the prescribed sequence, the required results will be found। जिस तरह जो हमारा सीक्वेंस प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायर्ड सीक्वेंस है उसमें हमने ये सारे स्टेप्स लिख लिए हैं, तो एट द एंड स्टेप के बाद आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाना चाहिए। मोरओवर द प्रोसेस विल स्टॉप एट दैट पॉइंट। जब आपके पास रिजल्ट आ गया तो आपके पास प्रोसेस वहां पे खत्म भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप रिपीटेशन पे आ जाओ, वो फिर डेफिनेट लूप की तरफ हम आ जाते हैं। एल्गोरिथम फॉर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब अगेन हम डेसिमल, पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये हो गया, ठीक है। एल्गोरिथम बेटर डेफिनेशन। एल्गोरिथम्स की एक तो ये है कि हमने ये कह दिया प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ अनएम्बिगुअस एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स दैट टर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन है, या सिंपली सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो कि आपको एक सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्योंकि स्टेप्स का सीक्वेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आप उन स्टेप्स पे चलोगे तो ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास सीक्वेंस भी मैटर करता है उन स्टेप्स का, ठीक है। सिंपली आप कह दें कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। या बेटर डेफिनेशन इसकी आती है, अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ अनएम्बिगुअस एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स दैट टर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। प्रिसाइज सीक्वेंस डिफाइंड सीक्वेंस है, लिमिटेड नंबर ऑफ अनएम्बिगुअस एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स, वो स्टेप्स, ठीक है, जो आप वो स्टेप्स जो आप लेते हो ताकि क्लियर स्टेप्स, लिमिटेड नंबर ऑफ क्लियर स्टेप्स जो कि आप लेते हैं, जो कि एंड हो, जब ये स्टेप्स एंड होंगे, जब ये प्रोसेस स्टेप्स टर्मिनेट होंगे तो आपके पास आपका सोल्यूशन आ रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर हम आगे चले, नहीं तो।
यहाँ तक क्लियर है? यस सर किसी का क्लियर है। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले। सर एक है कि डेसिमल अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे जब जो तो उसके अंदर जब लास्ट में हमने कहा नंबर 0 आना चाहिए, तो काफी केसेस में इस तरह भी होता है कि नंबर 1 आ जाए। वो मैंने जब आप लोगों को करवाया था, मैंने आपको कहा था कि 1 रह जाता है तो आप उससे इधर लिख के हम 0 कर देते हैं। मगर एक्चुअली में यस अब सर। चले, अब बात हो रही है तो अब आपको थोड़ी सी चीजें मैं समझाता हूँ कि जब हम ये करते हैं ना, कि तरह गया सुडो कोड नहीं, एक मिनट में उस स्लाइड पे आ जाओ। ये है, लास्ट में जब मेरे पास 1 रह गया, ठीक है, तो मुझे डिवाइड 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो मैं कौन सा ऐसा नंबर लाऊं जो कि 1 से कम हो, तो वो 0 ही बचता है। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और 0 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाता है। यानी मैं इस चीज को करूं, 1 और 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आ गया, रिमाइंडर आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब ये वाला 1 इधर आता है। बाय रूल ये है, मैंने आपको सब इजी बताने के लिए कहा था कि जब आखिरी 1 हो, आखिरी 1 को आप इधर ले आओ। ये उसके बैक एंड पे जो लॉजिक है वो सारी ये है कि क्वोशंट आपका 0 है, ठीक है, रिमाइंडर आपका 1 है, तो ये 1 आपका इधर आता है। असल कहानी ये है, हम शॉर्टली यानी स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं ना हो उस वक्त, तो हम ये कह देते हैं जी जो लास्ट 1 रह जाए आपके पास, क्योंकि 1 मजीद 2 से डिविजिबल नहीं होता, 0 ही रह जाता है, तो हम इस 1 को इधर ले आते हैं और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो आपका ये सॉल्व हो जाता है। असल में कहानी ये है। क्लियर है? यस सर सर क्लियर। एक क्वेश्चन मेरा भी है सर, ये जब लास्ट में रिमाइंडर अगर 17 आ जाए हेक्साडेसिमल में, तो हम तो एग्जाम में 16 तक जा सकते हैं, तो 17 का फिर क्या लिखेंगे सर? क्या मतलब, मुझे क्या समझ नहीं। मतलब मुझे समझ नहीं। सर एग्जाम में हम डिविजिबल कर सकते हैं 16 तक, मतलब एफ हाँ आते हैं। जी। अगर जी हमारे जी। पास रिमाइंडर 17 आ जाए, 17, तो उसको हम किस तरह करेंगे सर? तो रिमाइंडर लास्ट में 17 आ जाए। 17 आ गया तो 16, 1 आके 16 आएगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब 1 बच गया तो 1 के लिए आप अब 16 पे 1 नहीं ला सकते हो। 1 तो आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अगेन 0 ही आएगा, तो रिमाइंडर आपके पास 1 ही बचेगा। वो ठीक है सर, जब हम वो एंड पे उसकी कोडिंग करते हैं, जब 17 को हम कोड में किस तरह लिखेंगे? अब 16 का तो एफ है, 17 को हम 1 लिखेंगे एंड पे, या 17 नहीं, से, क्योंकि एग्जाम। हेक्सा में आपके पास 15 तक आता है, ठीक है, 15 का मतलब एफ होता है। उसके बाद फिर आपके पास 1, तो यानी जिस तरह मैंने आपको बताया था, 12 कब आएगा, जब 11 के बाद आपके पास 12 आता है, तो एफ के बाद आपके पास नेक्स्ट जो नंबर जनरेट हो रहा होता है हमारे पास वो आएगा। अच्छा, ठीक ये है। मीटिंग खत्म होगी तो सेकंड वन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सेकंड वन हमारी 9:30 से 10 तक की है। खैर, ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन तो चले होती रहेंगी, हम एल्गोरिथम पे बात कर रहे थे। ठीक है जी, एल्गोरिथम लिखने की हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट सीक्वेंस की है, सेकंड रिक्वायरमेंट स्टेप्स की है, और लास्ट रिक्वायरमेंट टर्मिनेशन की है। सीक्वेंस इज प्रिसाइज, कंसिस्ट ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स। अब हर एक स्टेप आप नहीं लिख सकते हो एल्गोरिथम के अंदर। आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का सीक्वेंस है वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जिस तरह अगर मेरे पास सीक्वेंस गलत हो जाएगा तो मैं फर्स्ट स्टेप को लास्ट में ले जाऊं, लास्ट स्टेप को फर्स्ट में ले जाऊं, तो मेरे पास कभी भी सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जाएंगे। दूसरी चीज ये कि आपके पास कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स, हर चीज आप एल्गोरिथम में नहीं डाल सकते हो। आपने एक स्टेप को इस तरह से लिखना होता है कि वो क्लियर भी हो और वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स हो। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि मैंने 2 से डिवाइड किया, उसके बाद क्वेश्चन 0 आया, 0 को मैंने लेफ्ट पे लिखा, 1 को मैंने राइट पे लिखा, ये नहीं है। डिवाइड बाय 0, क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन आपके पास जो आया ये आ गया, रिमाइंडर आपके पास ये आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेप्स को बहुत ज्यादा नहीं लिखना।
ई स्टेप इज अनएम्बिगुअस और एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल ये कि आपके पास ये नॉलेज हो कि आप इस स्टेप को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अनएम्बिगुअस क्लियर को कहते हैं, साफ क्लियर सोल्यूशन को। यानी बगैर किसी बहस के। इसमें कोई और एक क्वेश्चन हाँ जी पूछे। सर, फिर आपने ये भी बताया कि एल्गोरिथम्स लेंथी भी होते हैं और काफी बड़े बड़े एल्गोरिथम्स भी होते हैं, उसमें से स्टेप्स बड़े भी हो सकते हैं। एल्गोरिथम्स बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। बाज दफा अगर मैं आपको एआई का कोई एल्गोरिथम दूं तो नो डाउट वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ओके सर। तो यार माइक म्यूट करेंगे तो मुझे कुछ समझ आएगी। आप लोगों की तरफ से अगर साउंड आती रहेगी तो मुझे क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे। ठीक है, और कोशिश करें अपने माइक्स को म्यूट रखें। अच्छा, एल्गोरिथम्स बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि एल्गोरिथम्स एज सिंपल, जिस तरह अभी हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़े प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जिस तरह मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें थाउजेंड ऑफ इमेजेस हैं, मुझे हर इमेज को स्कैन करना है, मगर मैं वही स्टेप्स उसमें लिखूंगा जो बहुत जिनके बगैर वो एल्गोरिथम कंप्लीट नहीं होता। मुझे बहुत ज्यादा डिटेल स्टेप नहीं लिखने कि मैंने इमेज, मुझे अब इमेज को मैंने रीड किया, उसमें से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ली, नेक्स्ट इमेज पे गया। अब मैं ये नहीं, ये एक स्टेप है, मैं ये नहीं कर सकता मैंने इमेज पे गया, मैंने उस पर डबल क्लिक किया, इमेज मेरे पास ओपन हुआ, उसका साइज ये था, उसके इस साइज में से मैंने इतनी पोजीशन पे मैंने ये ऑब्जेक्ट पे को उठाया, उसको एक अरे में सेव किया। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। हमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स रखने होते हैं, और ये ऐसे स्टेप्स होने चाहिए कि जो क्लियर हो, समझने में आसान हो, एग्जीक्यूटेबल हो, और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऐसा हो कि लास्ट स्टेप जब खत्म हो तो आपके पास आखिर में एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आपका ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आपको अगेन वो स्टेप टू, जो पॉसिबल सोल्यूशन को क्या हो सकता है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं, उस तरफ जाना पड़ेगा। तो सीक्वेंस आपका अगर प्रिसाइज होगा तो आप, और अगर ठीक होंगे, स्टेप्स ठीक होंगे, तो आपके आखिर में आपके पास सोल्यूशन आ रहा होगा। ठीक है जी, why algorithms are needed? Yeah, once we defined an algorithm for solving a problem, we do not need to rediscover it for the next time we are faced with that problem. Algorithm, एक दफा आपने एक algorithm लिख लिया है तो आपको दोबारा उस प्रॉब्लम, अगर आप उसी जैसा कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको दोबारा एल्गोरिथम नहीं लिखना पड़ेगा। आपके पास स्टेप्स डिफाइंड होंगे, आप उन स्टेप्स को फॉलो करके अपने सोल्यूशन की तरफ जा सकते हो, ना आपको सोल्यूशन के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, once an algorithm is known, the task of solving the problem reduces to following almost blindly and without thinking the instruction precisely. बात यही है कि अगर किसी के पास एल्गोरिथम है, जिस तरह हमारे पास अगर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का एल्गोरिथम है, हमें तरीका पता है, तो हम बगैर सोचे हम फौरन सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो स्टेप्स आपको, आपके उन स्टेप्स की इतनी प्रैक्टिस हुई हुई है कि आप इजीली उनकी तरफ उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपकी इतनी प्रैक्टिस हुई होती है कि आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो, बगैर सोच ले ब्लाइंडली आप इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस एल्गोरिथम को इतनी दफा रन किया होता है, तो आप उसमें प्रिसाइज हो जाते हो। आप उसको सॉल्व करने के लिए आपका एक्सपर्टीज ज्यादा हो जाती हैं अब एक ऐसे बंदे की जो फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हो। ऑल द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज प्रेजेंट इन द एल्गोरिथम। जो नॉलेज है, जितना नॉलेज हमें चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो एल्गोरिथम में प्रेजेंट होता है। आजकल जो सबसे ज्यादा चीजें चल रही हैं वो एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के एल्गोरिथम्स है। रूबिक्स क्यूब आपको पता है कि एक ऐसा क्यूब है जिसकी हमारे पास तकरीबन 3x3 का अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से 3 ब्लॉक्स और 3 कॉलम्स, 3 रोज होती हैं एक कलर की। टोटल मेरे पास 9 कलर्स
कि 9 रोज हैं और 9 कॉलम्स आते हैं। उन 9 कॉलम्स और 9 रोज को हमने ऐसे प्लेस करना होता है कि हर कलर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आए। अब इनको इस चीज को सॉल्व करने के मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ अ कलर। ठीक है, अब ये वाला 1 अगर यहाँ पे है तो उसको सॉल्व करने का एल्गोरिथम थोड़ा सा एल्गोरिथम ऑलमोस्ट आखिर में हम एक जेनेरिक सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। उसमें ये है कि अगर ये वाला 1 इधर की जगह इधर आप ले आए जो इजीली आप घुमा के ला सकते हो तो आपका ये वाला एल्गोरिथम इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, वो एल्गोरिथम वो स्टेप्स हैं कि जैसे इसको मैं राइट पे मूव करूं, इसको लेफ्ट रोटेट करूं, बैकवर्ड रोटेट करूं, ऑनवर्ड, तो ये सारे एल्गोरिथम्स आ रहे होते हैं। अगर आप नेट पे थोड़ा सा सर्च करें एल्गोरिथम्स टू सॉल्व अ रूबिक्स क्यूब तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे वो एल्गोरिथम्स बने हुए हैं। ठीक है, कि अगर आपकी ये वाले एजेस ऊपर इस जगह हों तो ये वाला एल्गोरिथम लगवाओ लगाओ तो आपका सॉल्व हो जाएगा। वो एल्गोरिथम क्या है, वो स्टेप्स हैं जिसमें आपने करने हैं कि जी इसको राइट घुमाएं, इसको लेफ्ट घुमाएं, इसको अगेन बैकवर्ड घुमाएं, ये सारे स्टेप्स हैं। अब ये सारे स्टेप्स इनको घुमाना है, ये सारा उसका जो नॉलेज है वो उस प्रॉब्लम में उस एल्गोरिथम में पढ़ा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द लास्ट स्टेप आपके पास सोल्यूशन आ रहा होगा, आपके पास सारे कलर अलाइंड हो जाएंगे। एल्गोरिथम इस चीज को आप कहते हो। और अगर कोई बंदा इन एल्गोरिथम्स में इतना एक्सपर्ट हो जाता है तो उसके पास कोई भी क्यूब आता है तो वो फौरन उसको ब्लाइंडली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर देखा है कि जी रिकॉर्ड है 1 मिनट में 1 मिनट कुछ सेकंड में जी रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो गया। तो वो एल्गोरिथम्स उनके इतने उन्होंने किए होते हैं, प्रैक्टिस किए होते हैं उन स्टेप्स को बार-बार रिपीट कर करके कि वो स्टेप्स में वो मास्टर हो जाते हैं और फिर बहुत इजीली कर जाते हैं। अगर मेरा जैसा बंदा कोई रूबिक्स क्यूब उठाएगा तो वो पहले एल्गोरिथम देखेगा, आराम-आराम से उनको करता हुआ जाएगा। ठीक है? जो फर्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम और अगर मैं यही 10 दफ़ा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ तो 11वीं दफ़ा मैं उसमें फ्रीक्वेंट हो जाऊँगा, मैं जल्दी-जल्दी करने शुरू हो जाऊँगा। अच्छा जी, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम का एनालिसिस कैसे किया जाता है कि कौन-सा एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 एल्गोरिथम्स हैं, उसमें से कौन-सा एल्गोरिथम बेहतर है, ये 4 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आप एनालिसिस करते हो। एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एल्गोरिथम इज़ कंसर्न्ड विद द प्रेडिक्टिंग द रिसोर्सेज दैट इट रिक्वायर्स। रिसोर्सेज कौन-कौन से हैं जी? कंप्यूटेशनल टाइम, मेमोरी, बैंडविड्थ, लॉजिक फंक्शंस। ये वो 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ये डिसाइड करते हो कि कौन-सा एल्गोरिथम बेहतर है, ठीक है? Time generally measured in terms of number of steps required to execute an algorithm is the resource of most interest. Time सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हम उस एल्गोरिथम को बेहतर करते हैं कि जो आपको जल्दी आपके सॉल्व करे विथ मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स, क्योंकि जो स्टेप्स हैं जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। अगर आपके ये स्टेप्स ऑप्टिमाइज़्ड होंगे, डिफाइंड होंगे तो आपका जो टाइम है वो कम लगेगा। दूसरी बात, मैंने आपको कहा ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटेशनल टाइम पे ही हम